CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गणित की ध्वनि पाठ्य पुस्तक गणित प्रकाश। पृष्ठ 217 है। अध्याय 9 सममिति। आप अपने चारों ओर देखिए, आपको ऐसी कई वस्तुएं मिल सकती हैं जो आपका ध्यान आकर्षित करती हैं। उनमें से कुछ यहां दी गई हैं। एक फूल, तितली, रंगोली, फिरकी। 4 चित्र यहां दिए गए हैं। दिए गए इन चित्रों में सुंदरता प्रतीत होती है। फूल को हम किसी भी तरफ से देखें, वो हर तरफ से सुंदर, आकर्षक एवं जैसा है वैसा ही दिखाई देता है। तितली के विषय में आपका क्या विचार है? तितली के रंग बहुत आकर्षक हैं। क्या आपको तितली के विषय में कुछ और आकर्षक लगता है? यहां दी गई सभी आकृतियों पर ध्यान देने से ऐसा प्रतीत होता है कि आकृति के कुछ भाग दोहराए गए हैं और ये दोहराव एक निश्चित पैटर्न में घटित होते प्रतीत होते हैं। क्या आप ध्यान दे सकते हैं कि रंगोली की आकृति में क्या दोहराया गया है? फूल को केंद्र के चारों ओर 90 अंश तक घुमाया जाता है तो उसकी लाल पंखुड़ियां अपने आप वापस आ जाती हैं। पृष्ठ 218। इसके साथ ही रंगोली के अन्य भागों के साथ भी ऐसा ही होता है। फिरकी के विषय में आप क्या सोचते हैं? क्या आपने ध्यान दिया कि फिरकी के संदर्भ में कौन सा पैटर्न दोहराया जा रहा है? संकेत पहले षटभुज पर ध्यान दें। क्या आप बता सकते हैं कि षटभुज की प्रत्येक भुजा पर कौन सी आकृति दोहराई जाती है? प्रत्येक भुजा पर चिपकाई गई आकृति का आकार क्या है? क्या आप इसे पहचानते हैं? जब आप षटभुज की सीमा रेखाओं के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं तब आकृतियां कैसे बनती हैं? अन्य चित्रों के विषय में आप क्या कह सकते हैं? विशेष रूप से उन संरचनाओं के विषय में क्या कह सकते हैं जो आपको आकर्षित करती हैं? इसके साथ ही आप बताइए कि इन संरचनाओं में कौन से पैटर्न दोहराए जा रहे हैं। पृष्ठ पर दाहिनी ओर बादलों की एक आकृति दी है। बादलों की इस आकृति पर ध्यान दीजिए। यहां पर कोई दोहराव वाला पैटर्न नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं कि पहली 4 आकृतियां सममित यानी सिमेट्रिकल हैं और अंतिम एक सममित नहीं है। सममिति यानी सिमेट्री का अर्थ है जो किसी आकृति के भाग या भागों में किसी निश्चित पैटर्न में दोहराई जाए। यहां नीचे 2 और आकृतियां दी गई हैं। पहला चित्र ताजमहल का है, दूसरा चित्र गोपुरम मंदिर का। आप इन सुंदर संरचनाओं में कौन सी सममितियां देखते हैं? पृष्ठ 219 9.1 सममिति की रेखा। यहां दी गई आकृति ए में नीले रंग का त्रिभुज है जिसमें एक बिंदुकित रेखा बनी हुई है। यदि आप त्रिभुज को बिंदुकित रेखा के अनुदिश मोड़ते हैं तो क्या होगा? रेखा के अनुदिश मोड़ने पर त्रिभुज का एक आधा भाग दूसरे आधे भाग को पूर्णतया आच्छादित कर लेता है, जैसा चित्र में बताया गया है। इन्हें दर्पण के आधे भाग कहा जाता है। आकृति बी में पहेली के 4 टुकड़ों और उनके बीच से होकर जाती हुई एक बिंदुकित रेखा के विषय में आपका क्या विचार है? क्या ये दर्पण के आधे भाग हैं? नहीं। जब हम रेखा के अनुदिश मोड़ते हैं तो आधा बायां भाग आधे दाएं भाग पर पूर्णतया आच्छादित नहीं है। जब एक रेखा आकृति को 2 भागों में बांटती है जो कि मोड़ने पर एक दूसरे को पूर्णतया ढक लेते हैं, वो आकृति की सममिति की रेखा कहलाती है। आइए पता लगाएं। 1. क्या आप इस अध्याय के प्रारंभ में दी गई आकृतियों में सममिति की रेखा समझ पाए हैं? बादलों की आकृति के विषय में आपका क्या विचार है? 2. यहां दी गई आकृतियों में यदि सममिति की रेखाएं हैं तो उन्हें पहचानिए। 5 अलग अलग आकृतियां पृष्ठ के नीचे दी गई हैं। पृष्ठ 220
एक से अधिक सममिति की रेखाओं की आकृतियां। क्या एक वर्ग में सममिति की केवल एक ही रेखा होती है? एक कागज का चौकोर टुकड़ा लीजिए, इसे मोड़कर इसकी सभी सममिति की रेखाएं ज्ञात कीजिए। यहाँ नीचे चित्र में 4 बार कागज को मोड़कर ये समझाया गया है। यहाँ कागज को विभिन्न तरीकों से मोड़ा गया है जो कई सममिति की रेखाएं बनाती हैं। कागज को आधा ऊर्ध्वाधर मोड़िए, कागज को फिर आधा क्षैतिज मोड़िए, अर्थात आपने इसे 2 बार मोड़ा। अब मोड़ों को खोलिए। यहाँ लंब रूप मोड़ और क्षैतिज मोड़ 2 चित्रों में समझाए गए हैं। पुनः वर्ग को विकर्ण के अनुदिश आधा मोड़िए। ये तीसरा मोड़ है, जैसा चित्र में समझाया गया है। पुनः मोड़ को खोलिए। अब इसे दूसरे विकर्ण के अनुदिश आधा मोड़िए। ये चौथा मोड़ है, जैसा चित्र में समझाया गया है। पुनः मोड़ को खोलिए। पृष्ठ 221। क्या वर्ग को मोड़ने का कोई अन्य तरीका है जिससे कि दोनों आधे हिस्से एक दूसरे को आच्छादित करें? वर्ग जैसी आकृति में कितनी सममिति की रेखाएं हैं, अतः हम ये कह सकते हैं कि चित्रों में अनेक सममिति की रेखाएं हो सकती हैं। यहाँ दिए गए चित्रों में अनेक सममिति की रेखाएं हैं। क्या आप इन सभी को ढूंढ सकते हैं? 3 अलग अलग आकृतियां चित्रों के रूप में यहाँ दी गई हैं। हमने समझा कि एक वर्ग का विकर्ण भी सममिति की रेखा है। आइए उदाहरण के रूप में एक आयत को लेते हैं जो कि एक वर्ग नहीं है। क्या इसका विकर्ण सममिति की रेखा है? दाहिनी ओर एक आयत दिया गया है। सर्वप्रथम आयत पर ध्यान दीजिए और इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब कागज का एक आयताकार टुकड़ा लेते हैं और इसे विकर्ण के अनुदिश मोड़ कर देखते हैं कि दोनों हिस्से पूर्णतया आच्छादित हैं या नहीं। आपने क्या समझा? प्रतिबिंब। अभी तक हम यही कहते आए हैं कि जब हम किसी आकृति को सममिति की रेखा के अनुदिश मोड़ते हैं तो दोनों भाग पूर्णतया एक दूसरे को ढक लेते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि आकृति की सममिति की रेखा के एक ओर का भाग रेखा द्वारा दूसरी ओर परावर्तित होता है। इसी प्रकार आकृति का सममिति रेखा के दूसरी ओर का भाग पहली ओर परावर्तित होता है। आइए आकृति पर कुछ बिंदुओं को अंकित करके इसे समझते हैं। आगे दी गई आकृति एक वर्ग की है जिसके कोनों को A, B, C और D से अंकित किया गया है। आइए इसकी ऊर्ध्वाधर सममिति रेखा को लें। जब हम इस वर्ग को इस रेखा के अनुदिश परावर्तित करते हैं तब दाईं ओर के बिंदु B और C बाईं ओर परावर्तित होकर क्रमशः बिंदुओं A और D का स्थान ले लेते हैं, जैसा चित्र में समझाया गया है। बिंदु A और बिंदु D का क्या होता है? बिंदु A बिंदु B का स्थान ग्रहण कर लेता है तथा बिंदु D बिंदु C का स्थान ग्रहण कर लेता है। पृष्ठ 222। यहाँ पृष्ठ के ऊपर इस आकृति से ये साफ है। यदि हम इस आकृति को A और C से होकर जाने वाले विकर्ण के अनुदिश परावर्तित करें तो क्या होगा? बिंदु A, B, C और D किन स्थानों पर जाएंगे? यदि हम इसे क्षैतिज सममित रेखा के अनुदिश परावर्तित करें तो क्या होगा? इस प्रकार एक आकृति जिसमें सममिति की एक रेखा या रेखाएं होती हैं उसे परावर्तीय सममिति भी कहा जाता है। सममिति की रेखाओं वाले आकार बनाना। अभी तक हमने सममिति की आकृतियों तथा असममिति की आकृतियों पर ध्यान दिया है। ऐसी सममिति की आकृतियों को किस प्रकार बनाया जाता है, आइए इसकी खोज करें। इंक ब्लॉट डेविल्स। आपने इसे कक्षा 5 में पहले भी किया है। कागज का एक टुकड़ा लीजिए, उसे आधा मोड़िए, एक आधे भाग पर स्याही या पेंट की कुछ बूंदें छिड़किए। अब इन दोनों आधे भागों को एक दूसरे पर दबाइए तथा
पुनः कागज को खोलिए। आपने क्या समझा? क्या परिणामी आकृति सममित है? यदि हां, तो सममिति की रेखा कहाँ है? क्या कोई अन्य सममिति की रेखा भी है जिसके अनुदिश मोड़ने पर एक जैसे यानी आइडेंटिकल दो भाग प्राप्त होंगे? ऐसे और अधिक पैटर्नों को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। पृष्ठ 223। कागज को मोड़ना और काटना ये सममित आकार बनाने की एक अन्य विधि है। इन दोनों चित्रों में कागज को मोड़ने के पश्चात चित्र में समझाई गई बिंदु रेखा के अनुदिश काटते हैं। एक कच्चा चित्र बनाइए जिसमें कागज को खोलने पर प्राप्त चित्र का पूर्वानुमान हो। यहाँ दाहिनी ओर एक चित्र में यह समझाया गया है। क्या आप इस आकृति में सममिति की रेखा प्राप्त करते हैं? ये कहाँ है? मोड़कर और काटकर विभिन्न सममित आकार बनाइए। सममित आकार प्राप्त करने के लिए कागज के टुकड़ों को मोड़ने और काटने के और भी तरीके हैं। पतले रंगीन आयताकार कागज का उपयोग कीजिए, जैसा कि यहाँ चित्र में समझाया गया है। इसे कई बार मोड़कर और कागज को काटकर कुछ जटिल पैटर्न बनाइए। दोहराए जाने वाली आकृतियों में सममित रेखाओं की पहचान कीजिए। उत्सव के अवसरों पर ऐसे कागजों को काटकर सजावटी आकार बनाइए। आइए पता लगाएं। पंचिंग खेल। मोड़ सममिति की एक रेखा है। पंचिंग मशीन की सहायता से कागज की एक मुड़ी चौकोर शीट के विभिन्न स्थानों पर छेद कीजिए और विभिन्न सममिति पैटर्न बनाइए, जैसा यहाँ पृष्ठ के निचले हिस्से में चित्र द्वारा समझाया गया है। पृष्ठ 224। 1. दी गई प्रत्येक आकृति में कागज की मुड़ी हुई चौकोर शीट में एक छेद किया गया है और फिर कागज को खोल दिया गया है। उस रेखा की पहचान कीजिए जिसके साथ कागज को मोड़ा गया था। यहाँ A, B, C, D 4 अलग चित्र दिए गए हैं जिनमें कागज की मुड़ी हुई चौकोर शीट में अलग अलग छेद किए गए हैं। चित्र D एक छेद करके बनाया गया है। ज्ञात कीजिए कागज को कैसे मोड़ा गया था। 2. सममिति रेखाएं दी गई हैं। अन्य छेदों को ज्ञात कीजिए। यहाँ 5 अलग अलग आकृतियों में यानी A, B, C, D और E में अलग अलग सममिति रेखाएं दी गई हैं। आपको छेदों को ज्ञात करना है। 3. नीचे कागज काटने से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। एक ऊर्ध्वाधर मोड़ पर विचार कीजिए। उसे हम ऐसे समझाते हैं। यहाँ चित्र में कागज को ऊर्ध्वाधर मोड़ देकर आपको समझाया गया है। पृष्ठ 225। इसी प्रकार क्षैतिज मोड़ को ऐसे समझाया जाएगा। चित्र में कागज को क्षैतिज मोड़ देकर आपको बताया गया है। 4. यहाँ दी गई प्रत्येक स्थिति में काटने के पश्चात जब कागज को खोला जाए तब छेद के आकार का अनुमान लगाकर उसे सत्यापित कीजिए। चित्रों में कागज को काटा जा रहा है और आपको छेद के आकार का अनुमान लगाकर उसे सत्यापित करना है। ये प्रक्रिया A, B, C, D 4 बार की गई है। चारों बार परिणाम अलग होंगे। पृष्ठ 226। 5. मान लीजिए कि आपको इनमें से प्रत्येक आकार को कुछ मोड़ों और एक सीधे कट के साथ प्राप्त करना है। आप ऐसा किस प्रकार करेंगे? A. केंद्र में स्थित छेद एक वर्ग है, जैसा चित्र में बताया गया है। B. केंद्र में स्थित छेद एक वर्ग है। यहाँ भी चित्र में यह बताया गया है। नोट: उपरोक्त दोनों प्रश्नों के लिए इसकी जांच कीजिए कि क्या केंद्र में 4 भुजीय आकृति एक वर्ग के दोनों गुणों की विशेषताओं को इंगित करती है। 6. इन आकृतियों में कितनी सममिति की रेखाएं हैं? यहाँ A में 2, यहाँ प्रश्न के A हिस्से में 2 आकृतियां दी गई हैं। B.
समान भुजाओं और समान कोणों वाला एक त्रिभुज यहां चित्र में दिया गया है। पृष्ठ 227। सी। समान भुजाओं और समान कोणों वाला एक षटभुज, इसका चित्र भी यहां दिया गया है। 7। प्रत्येक आकृति का अक्स बनाइए तथा सममिति की रेखाएं खींचिए यदि कोई है तो। यहां आपके सामने कुछ आकृतियां दी गई हैं और 4 आकृतियां ग्राफ पेपर पर अंकित की गई हैं। पृष्ठ 228। 8। यहां दिए गए कॉलम में सममिति की रेखाएं ज्ञात कीजिए। एक सुंदर सी आकृति आपके सामने है। 9। इनका चित्र बनाइए। ए। एक त्रिभुज जिसमें सममिति की केवल एक रेखा हो। बी। एक त्रिभुज जिसमें सममिति की केवल 3 रेखाएं हों। सी। एक त्रिभुज जिसमें सममिति की कोई रेखा ना हो। क्या ठीक 2 सममित रेखाओं का त्रिभुज बनाना संभव है? 10। इनका चित्र बनाइए। प्रत्येक स्थिति में आकृति में कम से कम एक घुमावदार सीमा अवश्य हो। ए। ठीक एक सममिति की रेखा वाला चित्र। बी। ठीक 2 सममिति की रेखाओं वाला चित्र। सी। ठीक 4 सममिति की रेखाओं वाला चित्र। 11। आगे दी गई आकृतियों को एक वर्गाकार कागज पर बनाइए। इन्हें इस प्रकार पूरा कीजिए कि नीले रंग की रेखा सममिति की रेखा हो। समस्या ए को आपके लिए पूरा किया गया है। बी और सी में 2 और आकृतियां वर्गाकार कागज पर हैं जिनमें नीले रंग की रेखा सममिति की रेखा होनी चाहिए, ऐसा उन्हें पूरा करना है। पृष्ठ 229। यहां डी, ई, एफ 3 और आकृतियां दी गई हैं एक वर्गाकार कागज पर और उन्हें भी इस प्रकार पूरा किया जाना चाहिए कि नीले रंग की रेखा सममिति की रेखा हो। पिछले पृष्ठ पर समस्या ए को आपके लिए पूरा किया गया है। संकेत। सी और एफ के लिए देखिए कि क्या पुस्तक को घुमाने से कुछ सहायता प्राप्त होती है। 12। यहां दी गई आकृतियों को एक वर्गाकार कागज पर बनाइए। उनमें से प्रत्येक को इस प्रकार पूरा कीजिए कि परिणामी आकृति में सममिति की रेखाओं के रूप में 2 नीली रेखाएं हों। यहां ए, बी, सी, डी, ई, एफ 6 अलग अलग आकृतियां एक वर्गाकार कागज पर दी गई हैं। आपको इन्हें इस प्रकार पूरा करना है कि परिणामी आकृति में सममिति की रेखाओं के रूप में 2 नीली रेखाएं हों। पृष्ठ 230। 13। यहां दी गई रेखा आकृतियों को डॉट ग्रिड पर बनाइए। प्रत्येक आकृति के लिए 2 और रेखाएं खींचिए ताकि ऐसी एक आकृति बन सके जिसमें सममिति की एक रेखा हो। डॉट ग्रिड पर आपके लिए यहां 6 अलग अलग आकृतियां दी गई हैं। 9.2 घूर्णन सममिति। यहां दाहिनी ओर चित्र में दी गई कागज की पवन चक्की यानी विंड मिल सममित जैसी दिखाई देती प्रतीत होती है, परंतु यहां कोई सममिति की रेखा नहीं है। यदि आप इसे मोड़ेंगे तो दोनों आधे भाग एक दूसरे को पूर्णतः नहीं ढकेंगे। दूसरी ओर यदि आप इसे केंद्र पर लाल बिंदु के परित 90 डिग्री पर घुमाएंगे तो ये पवन चक्की ठीक पहले जैसी दिखाई देगी। हम कहते हैं कि इस पवन चक्की में घूर्णन सममिति यानी रोटेशनल सिमेट्री है। जब भी घूर्णन सममिति की बात की जाती है तब वहां एक निश्चित बिंदु होता है जिसके परित वस्तु को घुमाया जाता है यानी उसका घूर्णन किया जाता है। ये निश्चित बिंदु घूर्णन का केंद्र यानी सेंटर ऑफ रोटेशन कहलाता है। क्या उपरोक्त पवन चक्की ठीक पहले जैसी ही दिखाई देगी जब उसे 90 डिग्री से छोटे किसी कोण पर घुमाया जाता है? नहीं, वो कोण जिस पर किसी आकृति को
ठीक पहले जैसा ही दिखने के लिए घुमाया जा सकता है। घूर्णन सममिति का कोण या केवल सममिति का कोण संक्षेप में कहलाता है। पृष्ठ 231। पवन चक्की के लिए सममिति के कोण 90 डिग्री यानी चौथाई चक्कर, 180 डिग्री आधा चक्कर, 270 डिग्री 3/4 चक्कर और 360 डिग्री पूरा चक्कर है। ध्यान दीजिए कि जब किसी भी आकृति को 360 डिग्री घुमाया जाता है तब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति पर वापस आ जाती है। अतः 360 डिग्री सदैव सममिति का एक कोण होता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि पवन चक्की के सममिति के 4 कोण हैं। क्या आप किसी एक अन्य आकृति के विषय में जानते हैं जिसके सममिति के ठीक 4 कोण होते हैं? एक वर्ग के कितने सममिति कोण हैं? प्रारंभिक वर्ग प्राप्त करने के लिए उसे कितने घूर्णन की आवश्यकता है? 90 डिग्री घूर्णन के बाद हमें एक अतिव्यापी यानी ओवरलैपिंग वर्ग प्राप्त होता है। ये घूर्णन बिंदु ए को बिंदु बी की स्थिति पर, बिंदु बी को बिंदु सी की स्थिति पर, बिंदु सी को बिंदु डी की स्थिति पर तथा बिंदु डी को फिर से बिंदु ए की स्थिति पर पहुंचा देता है। क्या आप जानते हैं कि घूर्णन के केंद्र को कहां चिन्हित करना है? यहां पृष्ठ पर एक वर्ग ABCD दिया गया है जिसमें एक काल्पनिक संदर्भ रेखा बताई गई है। घूर्णन के बाद का वर्ग दूसरे चित्र में पेश किया गया है। वहां घूर्णन के बाद की रेखा और प्रारंभिक स्थिति दोनों को दर्शाया गया है। इसकी सममिति के अन्य कोण क्या हैं? यहां वर्ग ABCD को अलग अलग तरह से घुमाया गया है। पहली बार में 180 डिग्री का घूर्णन, दूसरी बार 270 डिग्री का घूर्णन और तीसरी बार 360 डिग्री का घूर्णन। प्रारंभिक स्थिति और घूर्णन के बाद की रेखा भी चित्र में समझाई गई है। पृष्ठ 232। उदाहरण, यहां दी गई पट्टी के लिए सममिति के कोण ज्ञात कीजिए। पट्टी का एक चित्र और उसमें एक बिंदु दिया गया है। हल, आइए इस पट्टी को इसके केंद्र के परित घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज घुमाएं। ऐसा अगले चित्र से समझाया गया है। क्या हमें 180 डिग्री का एक अन्य घूर्णन करने से प्रारंभिक स्थिति प्राप्त हो जाती है? नहीं। क्यों? प्राप्त स्थिति को एक और बार 180 डिग्री का घूर्णन करने से प्रारंभिक स्थिति प्राप्त होती है। यह आकृति केवल एक संपूर्ण घूर्णन के पश्चात अर्थात 360 डिग्री के घूर्णन के बाद अपनी प्रारंभिक स्थिति पर वापस आ जाती है। अतः हम कहते हैं कि इस आकृति में घूर्णन सममिति नहीं है। किरण संबंधी भुजाओं यानी रेडियल आर्म वाली आकृतियों में घूर्णन सममिति। यहां दाहिनी ओर दी गई आकृति पर ध्यान दीजिए। इसमें 4 किरण संबंधी भुजाएं हैं। इसकी सममिति के कितने कोण हैं? वे कौन से हैं? ध्यान दीजिए कि प्रत्येक 2 आसन्न केंद्रीय बिंदुकित रेखाओं के बीच का कोण 90 डिग्री है जो चित्र में बताया गया है। क्या आप इन किरण संबंधी भुजाओं के बीच के कोणों को बदल सकते हैं ताकि प्राप्त आकृति के अभी भी सममिति के 4 कोण हों? इसे खींचने का प्रयास कीजिए। ये जांच करने के लिए कि खींची गई आकृति के वास्तव में सममिति के 4 कोण हैं, आप 2 अलग अलग कागजों पर आकृति को खींच सकते हैं। इनमें से एक कागज में किरण संबंधी भुजाओं को काट लीजिए। दूसरे कागज पर आकृति को स्थिर रखते हुए घूर्णन सममिति की जांच के लिए कट आउट आकृति को उस पर घुमाइए। आप इस आकृति को किस प्रकार संशोधित करेंगे कि इसके केवल सममिति के 2 कोण हों? पृष्ठ 233। एक विधि ये है। ये विधि एक चित्र में यहां समझाई गई है। हम
4 और 2 सममिति के कोणों वाली आकृतियों के बारे में समझ चुके हैं। क्या हम एक ऐसी आकृति प्राप्त कर सकते हैं जिसके ठीक 3 सममिति के कोण हों? क्या आप इसके लिए किरण संबंधी भुजाओं का उपयोग कर सकते हैं? आइए यहां आगे दी आकृति के अनुसार 3 किरण संबंधी भुजाओं को लेकर प्रयास करें। इसके कितने सममिति के कोण हैं तथा ये कौन से हैं? यहां पृष्ठ पर आगे नीचे की ओर 3 किरण संबंधी भुजाओं वाली एक आकृति दी गई है। इस आकृति की एक प्रति बनाइए और काट लीजिए। इस आकृति पर कटआउट को घुमाकर इसके घूर्णन कोण निर्धारित कीजिए। हम ये समझ सकते हैं कि केवल एक संपूर्ण चक्कर अर्थात 360 डिग्री के घूर्णन से यह आकृति अपनी प्रारंभिक स्थिति पर वापस आ जाएगी। इसलिए इस आकृति में कोई घूर्णन सममिति नहीं है, क्योंकि इसका सममिति का कोण केवल 360 डिग्री ही है। पृष्ठ 234। यद्यपि क्या इस आकृति में कोई ऐसा परिवर्तन किया जा सकता है जिससे इसके 3 सममिति के कोण हो जाएं? क्या बिंदुकित रेखाओं के बीच के कोणों में परिवर्तन करके ऐसा किया जा सकता है? यदि किसी 3 किरण संबंधी भुजाओं वाली आकृति में घूर्णन सममिति हो, तब घूर्णित संस्करण मूल के साथ अतिव्यापी होना चाहिए। यहां इन दोनों स्थितियों के कच्चे रफ आरेख दिए गए हैं। यदि इन दोनों आकृतियों को अतिव्यापी होना है, तो आप इनके कोणों के बारे में क्या कह सकते हैं? दोनों आकृतियों में कोण ए, बी और सी बताए गए हैं। ध्यान दीजिए कि कोण ए को कोण बी के साथ अतिव्यापी होना चाहिए, कोण बी को कोण सी के साथ अतिव्यापी होना चाहिए तथा कोण सी कोण ए के साथ अतिव्यापी होना चाहिए। इसलिए कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी है। ये कोण क्या होना चाहिए? हम जानते हैं कि एक पूरे चक्कर का कोण 360 डिग्री होता है। ये तीनों कोणों के बीच समान रूप से वितरित है, अतः इनमें से प्रत्येक कोण 360 डिग्री भाग 3 बराबर 120 डिग्री का होना चाहिए। इस प्रकार किरण संबंधी भुजाओं वाली 3 भुजाओं की आकृति घूर्णन सममिति तब दर्शाती है जब आसन्न बिंदुकित रेखाओं के बीच का कोण 120 डिग्री होता है। इस प्रेक्षण का सत्यापन करने के लिए कागज के कटआउटों का उपयोग कीजिए। आगे दिए चित्र में यह समझाया गया है। अब इस आकृति के कितने घूर्णन के कोण हैं तथा ये कौन से हैं? नोट: घूर्णनों को दर्शाने के लिए रंग जोड़े गए हैं। चित्र में हम 4 स्थितियां समझ पा रहे हैं। पहली, प्रारंभिक अवस्था। दूसरी, 120 डिग्री घूर्णन के पश्चात। तीसरी, 240 डिग्री यानी 120 डिग्री जमा 120 डिग्री घूर्णन के पश्चात। और चौथी स्थिति में 360 डिग्री यानी 120 डिग्री जमा 120 डिग्री जमा 120 डिग्री घूर्णन के पश्चात। पृष्ठ 235। आइए हम और आकृतियां ढूंढें। क्या आप किरण संबंधी भुजाओं को लेकर ऐसी आकृति बना सकते हैं जिसमें ए ठीक 5 सममिति के कोण हों, बी 6 सममिति के कोण हों? प्रत्येक आकृति का सममिति का कोण भी ज्ञात करें। संकेत: पहली स्थिति के लिए 5 किरण संबंधी भुजाएं लिखिए। 2 आसन्न किरण संबंधी भुजाओं के बीच क्या कोण होना चाहिए? एक ऐसी किरण संबंधी भुजाओं से बनी आकृति लीजिए जिसमें ठीक 7 सममिति के कोण हों। इसका न्यूनतम सममिति कोण कितना होगा? क्या इस स्थिति में कोण की माप एक पूर्ण संख्या होगी? यदि नहीं, तो उसे मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। आइए
कुछ अन्य प्रकार की आकृतियों में सममिति के कोणों को ज्ञात करें। आइए पता लगाएं। 1. दी गई आकृतियों में दिए गए चिन्ह बिंदु के परिध सममिति के कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ 3 अलग अलग आकृतियां A, B, C दी गई हैं। 2. यहाँ दी गई किस आकृति में एक से अधिक सममिति के कोण हैं? आपके लिए यहाँ पृष्ठ के निचले हिस्से में 7 अलग आकृतियां दी गई हैं। पृष्ठ 236। 3. प्रत्येक आकृति के लिए घूर्णन सममिति का क्रम बताइए। यहाँ 6 अलग आकृतियां दी गई हैं। आइए उपरोक्त सभी स्थितियों के लिए सममिति के कोणों की सूची बनाइए। सममिति के कोण जब उनमें से ठीक 2 सममिति के कोण हों, 180 डिग्री, 360 डिग्री। सममिति के कोण जब उनमें से ठीक 3 सममिति के कोण हों, 120 डिग्री, 240 डिग्री, 360 डिग्री। सममिति के कोण जब उनमें से ठीक 4 सममिति के कोण हों, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। क्या आप इन सभी स्थितियों में सममिति के कोणों के विषय में आप कोई उभयनिष्ठ यानी कॉमन तथ्य देखते हैं? सबसे पहली पंक्ति की संख्याएं 180 का गुणज हैं। दूसरी पंक्ति की संख्याएं 120 का गुणज हैं तथा तीसरी पंक्ति की संख्याएं 90 का गुणज हैं। प्रत्येक स्थिति में कोण न्यूनतम कोण के गुणज हैं। आप उत्साहपूर्वक पूछ सकते हैं कि क्या ऐसा सदैव होता है? आप क्या सोचते हैं? सत्य या असत्य? प्रत्येक आकृति का 360 डिग्री एक सममिति का कोण होगा। यदि एक आकृति की सममिति का न्यूनतम कोण एक प्राकृत संख्या है तो वो 360 डिग्री का एक गुणनखंड होगी। पृष्ठ 237। क्या सभी आकृतियों के लिए सममिति का एक न्यूनतम कोण होता है? ऐसा ज्ञात हुआ है कि सबसे अधिक सममित आकार जैसे वृत्त को छोड़कर सभी आकृतियों में ये स्थिति या न्यूनतम कोण होता है। आइए अब वृत्त की चर्चा करते हैं। एक वृत्त की सममितियां। वृत्त एक मनमोहक आकृति है। तब क्या होता है जब आप एक वृत्त को उसके केंद्र के परिध घड़ी की दिशा में घुमाते हैं? वो स्वयं के साथ संपाती हो जाता है। ये यहाँ नीचे एक चित्र में समझाया गया है। इससे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है कि आप उसे किस कोण पर घुमा रहे हैं। अतः एक वृत्त के लिए प्रत्येक कोण सममिति का कोण होता है। अब एक वृत्त की परिसीमा पर एक बिंदु लीजिए और इसे केंद्र से मिलाइए। इसे बढ़ाकर वृत्त का एक व्यास बनाइए। क्या ये व्यास इस वृत्त की परावर्तन सममिति की एक रेखा है? हाँ, प्रत्येक व्यास वृत्त की एक सममित रेखा है। पहियों की ही तरह हम अपने परिवेश में ऐसी अनेक वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं जिनमें घूर्णन सममिति होती है। उन्हें ज्ञात कीजिए। इनमें से कुछ यहाँ नीचे दी गई हैं। पंखा, फूल, चक्र, 3 अलग आकृतियां। पृष्ठ 238। आइए पता लगाएं। 1. यहाँ दिए गए वृत्त के त्रिज्या खंडों में इस प्रकार रंग भरिए कि आकृति में 1. 3 सममिति के कोण हों, 2. 4 सममिति के कोण हों, 3. सममिति के संभव कोणों की संख्या क्या होगी? यदि इन त्रिज्या खंडों को अलग अलग रंगों से अलग अलग विधियों द्वारा भरा जाए तो वृत्त की यह आकृति यहां दी गई है। 2. वृत्त और वर्ग को छोड़कर ऐसी अन्य 2 आकृतियां बनाइए जिनमें परावर्तीय सममिति और घूर्णन सममिति दोनों हों। 3. जहां भी संभव हो इनका एक कच्चा स्केच खींचिए। 1. ए एक त्रिभुज
जिसमें न्यूनतम 2 सममिति की रेखाएं हों तथा न्यूनतम 2 सममिति के कोण हों। बी, एक त्रिभुज जिसमें केवल एक सममिति की रेखा हो लेकिन कोई घूर्णन सममिति न हो। सी, घूर्णन सममिति वाला ऐसा चतुर्भुज जिसमें कोई परावर्तीय सममिति न हो। डी, एक परावर्तीय सममिति वाला चतुर्भुज जिसमें कोई घूर्णन सममिति न हो। 4, एक आकृति में सममिति का न्यूनतम कोण 60 डिग्री है। इस आकृति के अन्य सममिति के कोण क्या हैं? 5, एक आकृति में एक सममिति का कोण 60 डिग्री है। इस आकृति के 2 सममिति के कोण 60 डिग्री से कम हैं। सममिति का न्यूनतम कोण क्या होगा? 6, क्या हम घूर्णन सममिति के साथ एक ऐसी आकृति प्राप्त कर सकते हैं जिसमें सममिति का न्यूनतम कोण ए 45 डिग्री है, बी 17 डिग्री है। पृष्ठ 239। 7, ये दिल्ली में स्थित नए संसद भवन का चित्र है। चित्र पृष्ठ के ऊपरी हिस्से में दिया गया है। ए, क्या इस चित्र की बाहरी परिसीमा यानी बाउंड्री में परावर्तन सममिति है? यदि ऐसा है तो सममिति की रेखाएं खींचिए, वे कितनी हैं? दूसरे चित्र में यह समझाया गया है। बी, क्या इसकी अपने केंद्र के परित घूर्णन सममिति है? यदि ऐसा है तो घूर्णन सममिति के कोण ज्ञात कीजिए। 8, अध्याय 1 सारणी 3 में पहले आकृति अनुक्रम नियमित बहुभुज आकार अनुक्रम आकृतियों में सममिति की कितनी रेखाएं हैं? आपको कौन सा संख्या अनुक्रम मिलता है? 9, अध्याय 1 की सारणी 3 में पहले आकृति अनुक्रम नियमित बहुभुज के आकार अनुक्रम की आकृतियों में सममिति के कितने कोण हैं? आपको कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है? 10, अध्याय 1 की सारणी 3 में अंतिम आकृति अनुक्रम कोच स्नोफ्लेक के आकार अनुक्रम में आकृतियों में सममिति की कितनी रेखाएं हैं? सममिति के कितने कोण हैं? 11, अशोक चक्र में कितनी सममिति की रेखाएं और सममिति के कोण होते हैं? अशोक चक्र का चित्र दाहिनी ओर दिया गया है। टाइल्स के साथ खेलिए। ए, पुस्तक के अंत में दी गई रंगीन टाइल्स का उपयोग करके इस आकृति को पूरा कीजिए जिससे इसकी केवल 2 सममिति की रेखाएं हों। बी, 16 ऐसी ही टाइल्स का प्रयोग करके ऐसी आकृति बनाइए जिसमें ठीक 1, 1 सममिति की रेखा हो, 2, 2 सममिति की रेखाएं हों। सी, इन टाइल्स का प्रयोग करके रचनात्मक सममित डिजाइन बनाइए। पृष्ठ 240। पृष्ठ पर एक ग्रिड पेपर पर इन रंगीन टाइल्स का एक चित्र दिया गया है। आपको इस आकृति को पूरा करना है। पृष्ठ 241। खेल। एक 6x6 का ग्रिड खींचिए। 2 खिलाड़ी 2 आसन्न वर्गों को भरते हुए बारी बारी से एक रेखा खींचते हैं। ये रेखा क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर किसी भी रूप में खींची जा सकती है। ये रेखाएं अति आच्छादित नहीं हो सकती हैं। ये खेल तब तक जारी रहता है जब तक कि कोई खिलाड़ी कोई और रेखा नहीं खींच पाता है। वो खिलाड़ी जो आगे रेखा नहीं खींच पाता खेल में हार जाता है। पृष्ठ के दाहिनी ओर 6x6 का ग्रिड एक चित्र के रूप में दिया गया है और खेल के नियम भी चित्र द्वारा समझाए गए हैं। इस खेल को जीतने की क्या रणनीति होनी चाहिए? सारांश। जब कोई आकृति ऐसे भागों से बनी प्रतीत होती है जिसमें एक निश्चित पैटर्न को दोहराया जाता है, तब हम कहते हैं कि उस आकृति में सममिति है। ऐसी आकृतियों को हम सममित आकृतियां कहते हैं। एक रेखा जो किसी समतल आकृति को 2 भागों में इस प्रकार काटती है कि उस रेखा के अनुदिश मोड़ने पर दोनों भाग परस्पर अतिव्यापी हो जाएं, आकृति की सममिति की रेखा या सममिति की अक्ष कहलाती हैं।
एक आकृति की एक से अधिक यानी मल्टीपल सममिति की रेखाएं हो सकती हैं। कुछ आकृतियों को जब एक निश्चित बिंदु के परिध किसी कोण पर घुमाया जाता है तब वे मूल रूप से एक समान लगती हैं। ऐसा कोण उस आकृति की सममिति का कोण कहलाता है। ऐसी आकृति जिसमें घूर्णन कोण हमेशा 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच होता है तो कहा जा सकता है कि इनमें घूर्णन सममिति है। आकृति का वो निश्चित बिंदु जिसके परित आकृति को घुमाया जाता है घूर्णन का केंद्र कहलाता है। एक आकृति के कई सममिति के कोण हो सकते हैं। कुछ आकृतियों की सममिति रेखा हो सकती है, परंतु ऐसा भी हो सकता है उनमें कोई सममिति का कोण न हो, जबकि ये भी संभव है कि कोण की सममिति हो लेकिन सममिति की रेखाएं न हों। कुछ आकृतियों में सममिति कोण व सममिति रेखा दोनों हो सकते हैं। अध्याय 9 यहाँ समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की ध्वनि पाठ्य पुस्तक गणित प्रकाश। वाचन स्वर गौरव मारवाहा, ध्वनियांकन वीरेंद्र रावत, निर्माण सहयोग अमरजीत सरकार, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।